जय हिंद, नमस्कार। ग्रोथमंट यूपीएससी की इस विशेष श्रृंखला में मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूँ। यह विशेष श्रृंखला में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही गहरेपन से उसका अध्ययन करेंगे, बहुत ही धीरज से उसका अध्ययन करेंगे। जो टेक्निकल बातें हैं, जो आमतौर पर सनदी सेवाओं की तैयारियों के लिए या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ज़रूरी होती है, ऐसे तत्वों को हम लोग यहाँ इस श्रृंखला के तहत उसकी चर्चा करेंगे। प्लस जैसा आपको मालूम है कि यह इकोनॉमिक सर्वे, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है, आर्थिक समीक्षा भी कही जाती है, वो बहुत ही खास दस्तावेज होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का। आमतौर पे बजट के साथ ही जो है इसे रिलीज़ किया जाता है, इसे जारी किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बजट में अगले वर्ष के बारे में कुछ बातें दी हुई होती है, अगले वर्ष का कुछ मैनेजमेंट, कुछ प्लानिंग दिया हुआ होता है, मगर यहाँ समीक्षा में जो वर्ष बीत गया, वो वर्ष में सरकारी कामकाजों की दिशा कैसी थी, गति कितनी थी, इत्यादि चीज़ों पर बात की जाती है। तो बहुत ही अहम दस्तावेज होता है। वैसे थोड़ा कम चर्चित है इन कंपैरिजन टू बजट, मगर इसकी जो महत्वता है वो ज़रा सी भी बजट से कम नहीं है। तो इस तरह ही हम लोग देख के यही परिप्रेक्ष्य में जो हमारी संधि सेवा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो मूलभूत महत्वपूर्ण तत्व है, उनको हम यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे ये 2 वॉल्यूम में रिलीज़ होता है, जिसमें से पहला वॉल्यूम का उद्देश्य अलग होता है, इसमें माहितियाँ अलग होती है। दूसरे वॉल्यूम में दूसरा वॉल्यूम का उद्देश्य और उनकी माहिती जो है वो भी अलग रहती है, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कवर फोटो। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 यानी कि बीते वर्ष की बात है, और जो बजट रहेगा वो रहेगा 21-22, क्योंकि वो अगले वर्ष की जो वर्ष आने वाला है उसमें जो है उसकी बात होगी। प्लस यहाँ आज के इस लेक्चर की बात करें तो वॉल्यूम 1 के प्रथम लेक्चर के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमारा मेडन लेक्चर है इस श्रृंखला में, और जिसका नाम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिड वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। यानी कि जो पेंडेमिक आज आया है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, पूरा विश्व जो है वो थमसा गया था, तो उनके बारे में देखेंगे। साथ ही में भारत की तरफ से क्या रणनीति रही, भारत की रणनीति का क्या परिणाम रहे, क्या सकारात्मक रहे, क्या नकारात्मक रहे, इत्यादि चीज़ों की चर्चा इस प्रथम चैप्टर में की गई है। और दूसरी बात, आमतौर पे जो वर्ष प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं, आर्थिक समीक्षाएं आती है, उनसे इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा, इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा थोड़ी भिन्न है, क्योंकि यह वर्ष सामान्य नहीं था, यह वर्ष असामान्य था। तो इसलिए यह जो आर्थिक सर्वे है ये भी थोड़ा असामान्य है, कुछ ऐसी बातें यहाँ की गई है। साथ ही में लेक्चर 1 रहेगा आज का, बाइलिंगुअल है हमारा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी रहेगी कम्युनिकेशन की, वो हिंदी इंग्लिश रहेगी। और साथ ही में यहाँ मेरा एक प्रतीकात्मक फोटो भी दिया हुआ है, ताकि इस कवर पेज को देख के लगे कि यह वीडियोग्राफ्ड लेक्चर है, वॉइस ओवर लेक्चर नहीं है। ठीक है, तो यह पूरा आज का कवर है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 के बारे में देखने का प्रयास करेंगे ऑफ वॉल्यूम 1। देखिए, तगड़े दस्तावेज होते हैं हमारे पास, यहाँ फिजिकल भी मौजूद है और इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी मौजूद है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें से मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें होती है, वैसे तो ये ग्राफ्स और अलग अलग इक्वेशंस और आप समझ लीजिए थियरम्स के साथ भरे होते हैं, ठीक है, मगर इसमें से सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। हमारे लिए महत्वपूर्ण मात्र इसका निष्कर्ष होता है, तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने यहाँ रखने का प्रयास करता हूँ। ये बात ठीक है कि थोड़ी देर हो गई है, एक मंथ के ऊपर 3-4 दिन हो गए हैं इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज़ हुए, मगर बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही टेक्निकली हम लोग यहाँ समझेंगे, एक एक मुद्दे को समझेंगे, एक भी मुद्दा छूटेगा नहीं किसी भी चैप्टर में। यहाँ कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी आ गए हैं, मगर दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड इन हेस्ट। ठीक है, वो उतावल में जो है तैयार किए गए हुए लेक्चर होते हैं, जो 1 या 1.5 घंटे में मतलब पूरे वॉल्यूम का निष्कर्ष देते हैं। तो मुझे लगता है कि यह दस्तावेज के साथ न्याय नहीं हो सकता इस तरह से, तो इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, हमारा पूरा समय लेकर डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी समझ बेहतर हो, स्पष्ट हो। तो शुरू करेंगे। यह सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद है, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे किसी भी लेवल की हो। ठीक है, यहाँ आप समझिए, जो सनदी सेवाएं होती हैं उनकी तैयारियाँ होती है, और अन्य जो सरकारी एग्जाम्स होती हैं उनकी तैयारियाँ होती है, उसमें फ़र्क सिर्फ गहराई का है। ठीक है, वरना द ओवरऑल करिकुलम जो होता है वो तो कॉमन ही रहता है, मगर गहराई का फ़र्क होता है। जैसे
ऊंची एग्जाम होती है उसमें गहराई थोड़ी ज़्यादा रहती है, जैसे निम्न कक्षा की एग्जाम होती है उसमें गहराई थोड़ी कम रहती है। मगर कहने का तात्पर्य यह है कि कॉमन सिलेबल्स में से जो है प्रश्न जो है वो आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये सेशंस मैं आपको अनुरोध करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देखिए, साथ में अपनी नोट पेन लेकर देखिए, कान में हेडफोन लगा के देखिए ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और सिंगल सेशन में यह पूरा एक लेक्चर को कंप्लीट करने का प्रयास करें ताकि आपकी लिंक ना टूटे और A to Z माहिती जो है वो आपको एक ही सेशन में, एक ही बैठक में मिल जाए। तो मुझे लगता है कि वो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब शुरू करेंगे हमारी आज की महत्वपूर्ण और कोर चर्चा। देखिए, यह 2 कवर पेज है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इसी वर्ष के हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आमतौर पे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में प्रदर्शित होते हैं और ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। और इसके लिए इसका अगर इवोल्यूशन देखना है आपको, तो मुझे लगता है कि आपको कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में जो हमने ओवरव्यू दिया था इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कि ये दरअसल इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं, तो वो आपको वहीं से मिल जाएंगे। वहाँ हमने ओवरव्यू की बात की है। यहाँ इन चीज़ों को हम लोग फिर से दोहराने से बचेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है, इसका बेसिक ओवरव्यू आपको नहीं मालूम है कि व्हाट इज एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे, देन आई विल रिकमेंड यू टू सी दैट कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट लेक्चर ऑफ ग्रोथ माउंट यूपीएससी। अब यहाँ अगर देखें तो वॉल्यूम 1 में हमें समझना है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो सर्वप्रथम तो यहाँ कंसेप्चुअल बातें होती है, आइडियोलॉजीज होती है, टर्म्स होती है और फ्यूचर टर्म्स की भी या फ्यूचर पॉलिसीज की भी बात यहाँ की जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के पहला जो खंड होता है, पहला भाग होता है, वो एक कंसेप्चुअल रूप में बात करता है। वो यहाँ तथ्यात्मक माहिती मेरे सामने नहीं रखता, तो ये हमें बात समझनी है। साथ ही में अगर वॉल्यूम 2 की बात करें तो यहाँ सबसे प्रथम तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात यहाँ की जाती है सर्वप्रथम। उसके बाद कई सारे सेक्टोरल जो हमारे ग्रोथ है, हमारी जो पॉलिसीज है, सेक्टोरल पॉलिसीज क्षेत्रवार, तो यहाँ हमें सेक्टर वाइज माहिती मिलती है, सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन इत्यादि चीजों पर यहाँ वॉल्यूम 2 में बात होती है। तो समझना है कि वॉल्यूम 1 इज अबाउट कंसेप्चुअल, इज अबाउट पॉलिसी, it is not about factual information, and volume 2 is about factual information, sector wise information, information of macro parameters या macro economic parameters या units आप कह लीजिए। तो ये दोनों खंडों के बीच में भेद है। अब अगर आप मुझे पूछे कि यह दोनों में से परीक्षा दृष्टि कौन सा महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बोलूँगा कि दोनों ही महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह में। ठीक है, कंसेप्ट का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना माहितियों का है। इनफैक्ट माहितियों का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम है क्योंकि वो हमें प्रीलिम तक ही काम लगेगी। माफ़ कीजिएगा, इट वॉज इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ। तो हम लोग अब हमारी चर्चा फिर से शुरू करेंगे। तो जो बात कर रहे थे कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो डिफरेंस है, जो हमने देखा कि वॉल्यूम 1 में कंसेप्चुअल माहितियों की बात होती है, आइडियोलॉजी, टर्म्स एंड अदर पॉलिसीज की बात होती है, वहीं जो वॉल्यूम 2 है उसमें सेक्टोरल, हमें सेक्टर वाइज माहितियाँ प्रदान होती है, तथ्यात्मक माहितियाँ प्रदान होती है, ढेर सारे आंकड़े होते हैं और साथ ही में जो विकास हुआ है प्रति क्षेत्र में उस विकास की बात होती है। तो दोनों में फंडामेंटल ये डिफरेंस है। अब आगे देखें तो हमारे पास कंटेंट है वॉल्यूम 1 का। ठीक है, कि किन किन चैप्टर्स को यहाँ स्थान मिला है और इन चैप्टरों में कौन सी ढेर सारी बातें हुई है। तो हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले हैं, जिसमें से आज के दिन हम लोग यह प्रथम चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिड्स वंस सेंचुरी क्राइसिस। कि सदियों में एक बार आने वाली यह आपातकालीन परिस्थिति है और इससे निपटने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई, कौन सी नीति अख्तियार की, इस पूरी नीति को एक्सप्लेन करता हुआ यह पहला चैप्टर है, जिसमें कई सारे हमें सब टॉपिक्स भी देखने हैं जो आगे हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। ये तो मात्र हमें कंटेंट देखने के लिए है। कुल मिलाकर 10 चैप्टर यहाँ इस प्रथम वॉल्यूम में है, 10 चैप्टर्स।
वैसे दोनों ही वॉल्यूम में 10-10 चैप्टर ही है, तो इसमें से प्रथम वॉल्यूम में 10 चैप्टर है। पहला है, दूसरा है डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, यस बट नॉट वाइस वर्सा। तीसरा है डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स, नो। उसके बाद इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस। उसके बाद हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज, फाइनली प्रोसेस रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी forbearance and emergency medicine not stapled did, innovation trending up but need thrust especially from the private sector। उसके बाद है जय हो, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ आउटकम्स। और साथ ही में जो आखिरी चैप्टर है वो है द बेयर नेसेसिटी। ठीक है, तो कुछ इस तरह यह पूरा वॉल्यूम 10 खंडों में या 10 आप समझ लीजिए उपाख्यानों में विभाजित है, जिसको हम लोग एक एक को लेकर यह प्रति सत्र में, प्रति सेशन में उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रथम चैप्टर है इसका यह एजेंडा है। देखिए, इतने सब टॉपिक्स है जिसमें यह पूरा चैप्टर विभाजित है। अत्यंत महत्वपूर्ण एक एक टॉपिक है। सर्वप्रथम है कोविड-19 वन से सेंचुरी क्राइसिस, देन आफ्टर रिसर्च ड्रिवन पॉलिसी रिस्पॉन्स अमिड्स अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये भी देखना है। तीसरा, इंडियाज ह्यूमन पॉलिसी रिस्पॉन्स, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। उसके साथ एफिकेसी ऑफ इनिशियल लॉकडाउन इन कंट्रोलिंग द पैंडेमिक, इंडिया राइडिंग अगेंस्ट द वेव, वी-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी ड्यू टू टाइमली स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन और फार साइटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। और आखिरी में एक मुद्दा है लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो कुल मिला के इतने मुद्दों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। प्रति मुद्दों को यहाँ लेकर हम लोग देखेंगे कि इसमें सरकारी क्या पक्ष है, सरकार ने क्या किया है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि यह प्रथम चैप्टर में जो सरकार ने कोरोना को टैकल करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई है, जो नीति अपनाई है, उस नीति को एक्सप्लेन करता यह चैप्टर है। उस नीति की एडवोकेसी करता यह चैप्टर है, वकीलात करता है, सरकारी नीतियों को बहुत ही अच्छी बताता है। और आगे चलकर जो आज हम वी-शेप्ड रिकवरी का जो अनुभव कर रहे हैं, हमारा अर्थतंत्र, उस वी-शेप्ड इकोनॉमी के पीछे भी सरकारी नीतियों को ही वो जस देता है। तो सारी चीज़ें हैं वो देखेंगे। प्रति टॉपिक यहाँ हम लोग लेंगे। कोविड-19 वन से सेंचुरी क्राइसिस से शुरू करेंगे। देखिए, कई सारे हमें ग्राफ्स देखने होते हैं, कई सारी माहितियाँ देखनी होती है, मगर सनदी सेवाओं के अभ्यर्थी होने के नाते हमें मात्र और मात्र इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो देखना होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि यह दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इतना डिटेल्ड होता है, इतना बारीक होता है कि आप जितनी बार इसे पढ़ेंगे तो उतनी बार इसमें से अलग अलग माहितियाँ निकलती रहेंगी। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा सिलसिला। तो इतना एनरिच ग्रंथ होता है, वर्ष प्रति वर्ष सरकार के द्वारा यह जारी होता है और वर्ष प्रति वर्ष हम लोग इसकी तैयारियाँ करते हैं, इसको समझते हैं और जो है हमारे दिमाग में इसको उतारते हैं। तो इसी के तहत आज का यह नया इकोनॉमिक सर्वे है जिसको लेकर हम लोग यहाँ आपके सामने आए हैं। हमने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जो था वो भी देखा। इंट्रोडक्शन के साथ दोनों वॉल्यूम के बीच में क्या भेद होता है वो भी देखने का प्रयास किया और प्रथम वॉल्यूम के जो 10 चैप्टर है वो कंटेंट देखे कि वो 10 चैप्टर में किया है। और आखिरी में जो आज का जो मूलभूत विषय है, जो चैप्टर 1 है, ठीक है, जो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिड्स वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस की बात करता है, तो उसके अंदर के भी सब टॉपिक्स देखे, जिसके तहत काफ़ी सारे हमें मुद्दे देखने हैं, काफ़ी सारे चरण देखने हैं, जिसमें से सर्वप्रथम चरण आज हम शुरू करेंगे कोविड-19 वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस। वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस। जैसे मैं मालूम है कि यह वर्ष असामान्य सा था। असामान्य सा इसलिए था क्योंकि पूरा विश्व ठप हो गया था, जो आर्थिक गतिविधियां थी वो रुक गई थी, फिजिकल इंटरेक्शन वाज चेक्ड, ठीक है, सोशल नेटवर्क्स वेर एक्चुअली अबेंडेंड। और ये मात्र और मात्र एक विषाणु की वजह से हुआ, एक जीवाणु की वजह से हुआ, जो चीन के वुहान सिटी में, हुबई प्रोविंस के, चीन के हुबई प्रोविंस के वुहान सिटी में सर्वप्रथम बार दिसंबर 2019 में देखने को मिला था। ठीक है, फिर बाद में पूरे विश्व में वो इतनी तेजी से फैला कि जनवरी तक लगभग 54 कंट्रीज में यह फैल गया था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी
पूरे इस रोग को पैंडेमिक या वैश्विक महामारी जाहिर करना पड़ा, इसे सार्वजनिक करना पड़ा। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से ये फैला था। साथ ही में यही महामारी की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ है। पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, साउथ एशिया हो, चाहे वो यूएस हो। और इसी की वजह से बहुत ही भारी मंदी पूरे विश्व ने देखी, जो पिछले कई वर्षों में नहीं देखी थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ऐसी मंदी नहीं आई, ग्रेट डिप्रेशन में भी इतनी बड़ी मंदी नहीं आई, या आप कह लीजिए ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुए थे 2009 के, उसमें भी इतनी मंदी नहीं आई है। बहुत ही भयंकर मंदी में पूरा विश्व जो है उसमें चला गया था। प्लस अगर भारत की नीति की बात करें कि भारत ने कैसे डील किया, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि भारत की नीति का जो सार था या उसकी जो दिशा थी, वो स्पेनिश फ्लू को जो डील करने के लिए जो नीतियाँ अख्तियार हुई थी, जो नीतियाँ अपनाई गई थी, उसके ऊपर आधारित है, डिपेंडेंट। तो ये हमें यहाँ सुनिश्चित करना है। स्पेनिश फ्लू का जो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च था वो हमें आज काम आया, वो आज भारत को काम आया। साथ ही में हमारी स्ट्रेटेजी विशेष रूप से टेलर्ड भी थी, विशेष रूप से क्राफ्टेड भी थी, क्योंकि भारत के प्रश्न अलग है, अन्य देशों के प्रश्न अलग होते हैं, विकसित देशों के प्रश्न थोड़े कम होते हैं। वहीं भारत तो विकास की राह पर अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। साथ ही में विश्व की दूसरे नंबर की हमारे यहाँ जो है वस्ती है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, तो इत्यादि चीज़ें हैं जो भारत को विशेष चुनौती प्रदान करती है। और इसीलिए भारत की जो नीतियाँ थी वो बहुत ही विशेष रूप से घड़ी गई थी। जो मूल तत्व थे वो यहाँ से लिए गए थे, स्पेनिश फ्लू के एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च से लिए गए थे। प्लस हमने हमारी ज़रूरियत के मुजब, हमारी चुनौतियों के मुजब इस स्ट्रेटेजी को फर्दर कस्टमाइज़ किया, इसको टेलर्ड किया। अगर भारत की यूनिक वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो कई सारी है, जिसमें से सर्वप्रथम है पेस ऑफ पेंडेमिक स्प्रेड। क्योंकि हमें मालूम है कि वी आर अ डेंस कंट्री, ठीक है, हमारी जो वस्ती गीचता है वो बहुत ही ज़्यादा है। लगभग सेंसस 2011 के मुताबिक 382 व्यक्ति प्रति चौरस किलोमीटर, अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 58 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए कितनी गुना अधिक है वैश्विक औसत से हमारी वस्ती गीचता या वस्ती घनता कह लीजिए। ठीक है, तो ये एक अपने आप में भारत की वल्नरेबिलिटी है। दूसरी वल्नरेबिलिटी है ह्यूज पॉपुलेशन, हमारा ह्यूज पॉपुलेशन। ऐसे समय, महामारियों के समय, बड़े बड़ी वस्तियां जो होती है, बड़े बड़े पॉपुलेशंस होते हैं, वे दरअसल नकारात्मक होते हैं, नहीं के सकारात्मक। इन द नॉर्मल टाइम्स if they are directed in a very good manner, then they can be positive, then they can provide us dividend। ठीक है, तब हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल सकता है। मगर इन केस ऑफ दिस पैंडेमिक हमारी ही ह्यूज पॉपुलेशन हमारी लिए ही नकारात्मक साबित हो सकती है। प्लस हमने यहाँ डेंसिटी की बात की, तो ये भी एक हमारी वल्नरेबिलिटी है, हाई डेंसिटी, जो आमतौर पे विकसित देशों में, अन्य यूरोपियन देशों में आमतौर पे बहुत ही कम रहती है। तो ऐसे भी जो चांसेस होते हैं स्प्रेड के, पैंडेमिक स्प्रेड के, वो कम हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ हाई डेंसिटी रहती है, प्लस नेटवर्क इफेक्ट्स यहाँ लगती है, क्योंकि भारत में सोशल नेटवर्क बहुत ही अच्छे पैमाने पर फला फूला है। और ये बट ऑब्वियस है, जहाँ जनसमूह होगा वहाँ सोशल नेटवर्किंग होगा ही। ठीक है, कलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी यहाँ अच्छी तरीके से चलता है, तो ये भी नेटवर्क इफेक्ट की जो इफेक्ट है उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है, कई गुना ज़्यादा कर सकता है। प्लस यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन, हमारे यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन, आपको यह सुन के थोड़ा अजीब लगता होगा कि भारत तो युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, इत्यादि इत्यादि। सबसे ज़्यादा जो शेयर है, पॉपुलेशन शेयर, वो भी युवाओं का है। ठीक है, मगर यहाँ ये बात हमें सुनिश्चित करनी है कि भले ही हमारी वस्ती में वृद्धों का जो शेयर है वो बहुत ही कम है,
ठीक है, 10% के आसपास है, मगर यहाँ में ये सुनिश्चित करना है कि जो 10% से भी जो आंकड़ा होता है, जो डिजिट होता है, वो विश्व में नंबर 1 है। यानी कि भारत में विश्व की सबसे ज्यादा वृद्ध वस्ती पाई जाती है। भले ही भारत में जो एल्डरली पॉपुलेशन शेयर है वो बहुत ही कम है, मगर अगर कंपेयर करें, रिलेटिव पर्सपेक्टिव में देखें, देन वी आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी एक हमारी वल्नरेबिलिटीज का जो है एक बिंदु हो सकता है। प्लस और आखिरी में, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। our health infrastructure is poor, our health infrastructure is overburdened। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो भारत को आगे रखनी थी इस कोरोना महामारी के सामने लड़ने की नीति बनाने के समय, और भारत ने बेझिझक रखी है। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे बहुत ही अच्छी रणनीति रही है, सफल रणनीति रही है, और इसके फल भी, इसके परिणाम भी हमें मिलने लगे इन द फॉर्म ऑफ वी-शेप्ड रिकवरी, जो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की कि कैसी यह कोरोना महामारी थी और कैसे ये कोरोना महामारी का यह जो आर्थिक वर्ष था उसके ऊपर असर था। अब अगर आगे देखें तो हमें यहाँ स्ट्रेटेजी के ऊपर थोड़े बेनिफिट की बात की गई है यही इंट्रोडक्टरी पोर्शन में। जैसे आगे चल के पूरे चैप्टर्स इसको डेडिकेट किए गए हैं, मगर पहले चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसके तहत हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे इस वर्ष में जो सरकारी गतिविधियां थी वो तेज़ हो गई, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई या जो है निष्क्रिय हो गई। वैसे ही यहाँ हमें बेनिफिट की बात करनी है कि सरकार ने जो टाइमली और बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसका बहुत ही अच्छा फॉलोअप लिया इसके अमलीकरण का, उसका फ़ायदा पूरे देश को मिला है। ये बात हमें यहाँ सुनिश्चित करनी होगी। और कैसा मिला है, तो देखिए, भारत ने अपनी नीति में सबसे ऊपर रखा जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। भले ही आपको फिल्मी डायलॉग लगे, मगर एक बात यहाँ याद रखिए कि हम लोग इस डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं तो एक भी मुद्दा हम लोग यहाँ बाहर से नहीं ले आएंगे। ठीक है, यहाँ जो बातें की हुई है इस डॉक्यूमेंट के तहत उसकी ही बात करेंगे। तो यह डॉक्यूमेंटेड ही है इकोनॉमिक सर्वे में कि सर्वप्रथम कोरोना के सामने टैकल करने के लिए सरकारी नीति जो थी, इसका मूलभूत उद्देश्य था जान है तो जहान है। यानी कि द policies of central government were actually focused on saving lives rather than saving livelihood। क्योंकि सरकार ने क्या सोचा, सरकार के जो नीति निर्माणकार थे, जो अफसर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर जान रहेगी, ठीक है, तो आगे चलकर फिर से रोजगारी सृजन हो सकेगा। मगर अगर एक बार ह्यूमन लाइफ ही नहीं रही, उसका ही लॉस हो गया, देन उस लॉस की भरपाई करना, उस लॉस को कंपेंसेट करना, वो एक बहुत ही गंभीर प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ सरकार ने शुरुआत से ही सेविंग लाइफ से ऊपर जो है अपना निशान साधा, और उनको मालूम था कि शॉर्ट टर्म में जो इकोनॉमिक सेटबैक हमें मिलेगा वो इन द मीडियम टर्म और इन द लॉन्ग टर्म हम उसको रिकवर कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर कर पाएंगे। और इनफैक्ट आज जो हम लोग खड़े हैं, मार्च में खड़े हैं, तो हमें मालूम भी है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइव कर रही है। जो प्रथम क्वार्टर में जो आंकड़े थे उससे दूसरे क्वार्टर में आंकड़े सुधरे हुआ है, तीसरे क्वार्टर में भी आंकड़े सुधरेंगे, चौथे में भी सुधरेंगे, अगले वर्ष भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ सरकार की जो है केंद्रित नीति थी जान है तो जहान है। प्लस इन नीतियों से ऐसा कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ केस 37 लाख लेस। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और इत्यादि चीज़ों का पालन करवा के, एनफोर्स करवा के 37 लाख केस कम करे। वरना अगर सरकारी तरफ से कोई ऐसी अच्छी नीति नहीं आती, देन द नंबर ऑफ केसेस वुड बी मोर बाई 37 लाख। ठीक है, तो ये एक सरकार की बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। उसके साथ मोर देन 1 लाख डेथ
it could be, but the good and timely policies of government checked them. ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुली चेक किया, सक्सेसफुली रोका, और इसीलिए आज भारत की परिस्थिति अलग देश, अन्य जो देश है, जो भले ही विकसित हो, भले ही पश्चिम देश हो, उनसे कहीं अच्छी है। भले ही वे कम बस्ती वाले देश हो, भले ही कम भूभाग वाले देश हो, मगर वहाँ अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, अच्छी तरीके से पॉलिसी प्लानिंग नहीं हो पाया, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, एंड दैट ऑल इंक्रीज देयर वल्नरेबिलिटी, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इटली, स्पेन। तो इसके बाद अगर आगे देखें तो WHO ने इस महामारी को मार्च 11 को पेंडेमिक करार दे दिया गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर में वुहान में यह सर्वप्रथम बार पाया गया। उसके बाद जनवरी 20 तक 54 कंट्रीज में यह फैल गया, 54 कंट्रीज में। और यहाँ हमारे पास कुछ आंकड़े भी है। और इसी समय के दौरान, जनवरी फरवरी के दौरान, लगभग 85,403 व्यक्तिगत संक्रमण हो चुके थे, यानी कि इंडिविजुअल्स वेर अफेक्टेड, 85,000 प्लस इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आउट ऑफ देम 3,000 वेर डेड, 85 प्लस अफेक्टेड एंड 3,000 प्लस डेथ। तो यही कोरोना पैथोजन की गति के कारण WHO को मजबूर होना पड़ा और यह पूरी जो है महामारी को वैश्विक महामारी जाहिर करना पड़ा। थोड़ा डिफरेंस होता है एपिडेमिक में और पेंडेमिक में। एपिडेमिक यानी कि रीजनल महामारी, जो किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ संबंधी हो, उस तक सीमित हो, मगर अगर वो उस क्षेत्र से बाहर निकले और अलग अलग देशों में, अलग अलग खंडों में बहुत ही तेजी से फैले, बहुत ही तेजी से ज़्यादा लोगों को संक्रमित करे, देन इट कैन बी लेबल्ड एज ए पेंडेमिक। और ये एक वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस होता है। जो पहले हमने देखा था वो था 1998 का 1918-19 का स्पेनिश फ्लू। ठीक है, बहुत ही भयंकर था और इसके जो रिपरकशंस है वो भी बहुत ही गंभीर रहे थे। पूरे विश्व में यह फैल गया था। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रूप्स थे, उनका जो सैन्य था, वो जब प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करके वो जब यूरोप से अमेरिका जा रहे थे, तो उनके द्वारा पूरे विश्व में यह फैला गया था। हालांकि इसका वास्तविक कारण अभी तक मालूम नहीं है, मगर वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है, ऐसा सबको लगता है। साथ ही में ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी इस नीति से हमने हमारा जो केस फर्टिलिटी रेशियो था वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया। केस फर्टिलिटी रेशियो CFR, ठीक है। अन्य यूरोपियन कंट्रीज, US, सबके CFR भारत से ज़्यादा थे, मगर भारत ने अपना केस फर्टिलिटी रेशियो बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दिया। और इसका श्रेय जो है वो इकोनॉमिक सर्वे सरकारी नीतियों को देता है कि सरकार ने जो टाइमली लॉकडाउन किया, इकोनॉमी की, GDP कॉन्ट्रैक्शन की, इत्यादि चीज़ों की परवाह न करते हुए वो काम कर गया। अगर वो नहीं करते तो शायद GDP तो डाउन नहीं जाता, मगर यहाँ नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो हाथ से बाहर निकल जाते हैं। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राइसिस हो जाता। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाया सरकारी नीतियों ने। तो ये सारी चीज़ों का श्रेय यह जो दस्तावेज है ये सरकारी नीतियों को देता है, ये हमें याद रखना है। प्लस अगर CFR की बात करें तो जनवरी 21 में हमारा CFR था 2.7%, बहुत ही अच्छा है। अन्य देशों में 5.7, 3.4, 4.7 एक्सेट्रा ये रहे हैं। मगर भारत ने अपना CFR मेंटेन किया, 2-2.5% तक मेंटेन किया। वो अपने आप में उसकी एक उपलब्धि है। प्लस अगर आगे देखें तो स्टेट वाइज, यहाँ इंट्रोडक्शन में ही स्टेट वाइज बाइफर्केशन दिया गया है कि कौन कौन से स्टेट ने अच्छा खेला, कौन कौन से स्टेट ने बुरा खेला। तो यहाँ 3 विभाग दिए गए हैं: नंबर ऑफ केसेस,
रिस्ट्रिक्टेड, सेव्ड मोर लाइव्स। ठीक है, तो इसी के तहत नंबर ऑफ केसेस रिस्ट्रिक्टेड में यूपी, गुजरात इत्यादि राज्यों ने बहुत ही अच्छा खेला है। अगर मोर लाइव्स की बात करें तो केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन्होंने अच्छा खेला है, ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव, संक्रमण बचाया है। और अगर दोनों ही पैरामीटर्स में, दोनों ही परिमाण में अगर बहुत ही खराब प्रदर्शन देखे तो वो राज्य है महाराष्ट्र का। ठीक है, और यहाँ बहुत ही लिबरल सरकारी नीतियाँ या सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है, ऐसा विशेषज्ञों को लगता है। ठीक है, अन्यथा ये सब जो सारे राज्य है, यहाँ यूपी है, गुजरात है और साथ ही में बिहार है, तो यहाँ इन लोगों का प्रदर्शन अच्छा है। देखिए, यूपी और बिहार जैसे बहुत ही घन, बहुत ही वस्ती घनत्व वाले, साथ ही में बहुत ही गरीब राज्य जो पिछले 10 वर्ष के पहले बीमारू राज्य में आते थे, ठीक है, तो उनके द्वारा भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। तो यहाँ ये जो राज्य है वे प्रशंसा के लायक है। तो ये बात है। प्लस यहाँ ये भी कहा गया कि जब सरकार नीति घड़ रही थी, जब WHO ने इसे पैंडेमिक जाहिर किया और इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना पूरे विश्व की राष्ट्रों की सरकारों के लिए अब अनिवार्य था, तभी सरकार को समझ में आ गया था कि इस पैंडेमिक के साथ निपटने का जरिया मात्र एक ही है, और वो है, कई सारे मुद्दे हैं जो मुद्दे आमतौर पर हम लोग आज सुनते आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम था एक्टिव सर्विलियंस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, केस मैनेजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा, और अदर नॉन फार्मास्यूटिकल्स एफर्ट्स। अदर नॉन फार्मास्यूटिकल एफर्ट्स में हैंड वॉशिंग आता है, सोशल डिस्टेंसिंग आता है, वेयरिंग ए मास्क आता है, ठीक है, क्वारंटाइनिंग आता है। तो ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं ने सरकार की नीति को सफल बनाया, और ये सारी सीख, जैसे हमने पहले जिक्र किया, स्पेनिश फ्लू से मिली है। स्पेनिश फ्लू से सारी बातें हमारी सरकार ने सीखी, पूरे विश्व ने सीखी है, मगर उसमें से जो कुछ तत्व थे वो हमारी सरकार ने उसमें से लिए, एक्सट्रैक्ट किए और भारत के संदर्भ में उसे फर्दर थोड़ा कस्टमाइज करके लागू किए, और काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ सरकार ने 5T की स्ट्रेटेजी जो है अपनाई। 5T यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, यह नीति से सरकार को काफ़ी हद तक सफलता मिली, जिसके ऊपर थोड़ी चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे, मगर यहाँ ये कहना ज़रूरी है। तो इसके तहत ये सारे बिंदुओं को अमल करवाया गया, स्ट्रिक्टली अमल करवाया गया, और इसके फल में मिले कि हमारा CFR जो है वो बहुत ही कम रहा। यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा डेथ टोल जो है वो बहुत ही कम रहा। प्लस पहले 10 लाख केस तक पहुँचने के लिए हमने काफ़ी टाइम लिया, जिस टाइम के तहत हमने हमारी जो मेडिकल सिस्टम थी या मेडिकल हमारा पूरा सेक्टर था उसको एग्यूमेंट किया, उसको बढ़ावा दिया, उसको मजबूत बनाया, ताकि हेल्थ सेक्टर क्राइसिस आगे चलकर हमें देखना ना पड़े। साथ ही में हमने हमारे जो है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, हमारी हॉस्पिटल बेड्स कैपेसिटी, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स इत्यादि चीज़ों में भी अच्छी तैयारी कर ली। तो ये सब सारी इस चीज़ों को आभारी है। प्लस आगे में एक फोटोग्राफ देखना है जिसके तहत हम कुछ समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ CFR की बात हो रही है, ग्लोबल ट्रेंड इन कोविड स्प्रेड 19 एंड केस फेटलिटी रेट्स। ग्लोबल ट्रेंड की बात हो रही है। देखिए यहाँ इट्स ऑन द पिक, 5 से 6 के बीच में है। इट्स बिटवीन समवेयर 5 to 6 CFR।
ये डेटा हमें WHO से मिला है और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी है, इसे इकोनॉमिक सर्वे में भी स्थान मिला है, जिसके तहत हम लोग इनिशियल जो पेंडेमिक था उसका जो ऑनसेट था, जब शुरुआत हो रही थी, तब उसका हम लोग बहुत ही रुद्र स्वरूप देख सकते हैं। यहाँ डेली नंबर ऑफ केसेस है और यहाँ केस फैटेलिटी रेशियो है, ये केस फैटेलिटी रेट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बहुत ही ऊंचा रहा था, मगर भारत जो था वो मात्र और मात्र भारत ने ये लेवल मेंटेन किया। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये ग्लोबल है, ये माउंटेन जैसा जो पिक बना है वो ग्लोबल फैटेलिटी रेट दर्शाता है, मगर भारत की बात करें तो भारत 2 या 3 के बीच में ही आमतौर पर रहा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ ये भी हमें देखना है कि ये कैसा है, वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस है, जिसका जिक्र हमने आगे किया। ठीक है, देखिए कई सारी मंदियाँ देखी इस विश्व ने, कई सारी मंदियाँ देखी, उसमें कोई शंका नहीं है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर प्रथम हो, वर्ल्ड वॉर द्वितीय हो, वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद का जो ग्लोबल रिसेशन है, जिसे वॉलमार्ट रिसेशन भी कहा जाता है, वॉलमार्ट क्राइसिस कहा जाता है अमेरिका में 1930-32 में। उसके बाद हमने इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस देखे, ऑयल इमरजेंसी देखी, साथ ही में ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस देखे 2008-9 के। मगर किसी भी मंदी में आज जो रुख में देखने को मिलता है वो नहीं मिला है, जिसका कारण है किसी भी मंदी हो उसमें मैक्सिमम 85% नेशंस ने जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन देखा है। जीडीपी अधिक से अधिक 85% ने। मगर इस वर्ष कोरोना की वजह से जो पूरे विश्व में आर्थिक लॉकडाउन हुआ, जो सप्लाई साइड डिसरप्शन हुआ एज वेल एज डिमांड साइड डिसरप्शन हुआ, तो इसकी वजह से 90% से अधिक देश, पूरे विश्व के 90% से अधिक देश वो आज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन का अनुभव कर रहे हैं, यानी कि मंदी में है, जिसको यहाँ सर्वे में एक ग्राफ के माफिक में देखने को मिलता है। यहाँ अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, यहाँ नीचे हमें वर्ष दिए हुए हैं और ऑन अवर लेफ्ट हैंड साइड शेयर ऑफ इकोनॉमीज इन रिसेशन है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु देख लीजिए। ये 1931 का रिसेशन है, जिसमें लगभग 80% से अधिक ऐसे अर्थतंत्र थे जो मंदी में चले गए थे। ठीक है, और ये 2020 के पहले का सबसे हाईएस्ट पिक था, सबसे ऊंचा पिक था। अन्यथा किसी भी साल में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा इकोनॉमीज में कॉन्ट्रैक्शन, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है, चाहे वो यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 का एरा हो, वर्ल्ड वॉर 1 का, या चाहे वो ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस हो। ये वर्ल्ड वॉर 1 का है, फिर बाद में यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 है, फिर ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस देखे तो यहाँ कहीं है। मगर ये मंदी ने, ये कोरोना महामारी से ट्रिगर्ड, कोरोना महामारी से सर्जित मंदी ने 90% से अधिक राष्ट्रों को मंदी में धकेल दिया है। 90% से अधिक राष्ट्रों की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्शन का अनुभव कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। ठीक है, और यही बात यह सुनिश्चित करती है कि ये जो रिसेशन है, ये जो मंदी है, ये जो घटना है पूरी, ये सदी में एक बार की घटना है। ये वारंवार यह घटना नहीं आती, मगर सदी में एक बार आती है, जिसके लिए मानव को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। फिर आगे यहाँ बात हुई है विशेप्ड रिकवरी की। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही हम लोग अभी घूम रहे हैं, जिसके तहत ही हमें 1-2 बिंदु और देखने हैं, जिसमें प्रथम बिंदु है विशेप्ड रिकवरी का। विशेप्ड रिकवरी, देखिए यह क्यों कहा जा रहा है, तो सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर हम Q1 का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन देखें तो इट वाज -23.1%। ठीक है, ये इनिशियल क्वार्टर है, मार्च, अप्रैल और मई तक का।
फिर क्वार्टर 2 में अगर देखें तो -7.5% कॉन्ट्रैक्शन रहा, यानी कि थोड़ा कम हुआ, क्योंकि जैसे मैं मालूम है भारत में स्ट्रिंजेंट जो लॉकडाउन है वो ओवर 40 डेज ऑब्जर्व किया गया था, फ्रॉम लेट मार्च टू अर्ली मई। फिर बाद में धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रोसीजर शुरू की गई कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट एरियाज को छोड़ के। तो इसी के तहत क्वार्टर 1 में जो हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा था ड्यू टू स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, फिर धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हुई, लिबरलाइजेशन का पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके तहत हमारी जीडीपी एक्सपांड हुई और जो कॉन्ट्रैक्शन -23% था वो घट के -7% हो गया। ठीक है, और आगे चल के भी लाइकली ये बढ़ने वाला है, संभवतः ये बढ़ने ही वाला है। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी पहले गई नीचे 7 यह लेवल पे चल रही थी, यहाँ आप 7 समझ लीजिए या 7.5 समझ लीजिए या 6.5 समझ लीजिए, तो यहाँ से पहले नीचे गई -23% तक और फिर से ये वापस उठी है। क्वार्टर 2 में वो यहाँ तक थी -7.5 और आगे के क्वार्टर में ये फिर से यहाँ भी जा सकती है और हमारे प्री कोरोना लेवल से भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरी बात है और इसीलिए यहाँ वी शेप्ड रिकवरी से कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न हमें पूछे जाते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जो वी शेप्ड रिकवरी का जो दावा हो रहा है वो दावा क्या सही है? तो मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए कि ये दावा सही है और इसके एक्सप्लेनेशन में ये बात आप आपकी एग्जाम में लिख सकते हैं, ये रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण था और ऐसा नहीं है कि मात्र वी शेप्ड रिकवरी ही होती है, रिकवरी के कई सारे शेप्स होते हैं, मगर इसमें से जो सबसे अच्छी है, सबसे जो लाइकली है वो है वी शेप्ड रिकवरी किसी भी राष्ट्र के लिए। यहाँ एक और भी कंसेप्ट है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी का। ठीक है, ये प्री लेवल्स है। यहाँ से एक बार लॉकडाउन हुआ तो रिकवरी नीचे गई, फिर धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रोसेस में जो है थोड़ा फिर से एक्सपांसन देखने को मिला, मगर फिर से कोरोना की दूसरी वेव आ गई इफ इन केस। ठीक है, तो वहाँ से फिर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, फिर वो सेकंड लेयर के बाद फिर से इकोनॉमी ऊपर उठेगी। वैसे फॉर्चुनेटली भारत ने अभी तक दूसरी लहर नहीं देखी और भारत अर्जेंटीना के बाद मात्र देश है जिसने सेकंड वेव नहीं देखी, अन्य सारे देशों ने सेकंड वेव ऑफ कोरोना बहुत ही अच्छी तरीके से देख ली है। तो ये बात हमें सुनिश्चित करनी है, तो ये डब्ल्यू शेप है। ठीक है, इन केस ऑफ सेकंड वेव, मगर यहाँ हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं, वी शेप्ड रिकवरी का हम अनुभव कर रहे हैं। प्लस इस चैप्टर में जो श्रृंखलाबद्ध स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, चाहे सेक्टर कोई भी हो, किसी भी सेक्टर के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। हम लोग आगे के चरणों में देखेंगे कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। ठीक है, जिसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर लेबर की बात करें तो जो 41 अलग अलग लेबर कानून थे, जो श्रम कानून थे, उनको कोडिफाई कर दिया गया मात्र 4 कानूनों में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। प्लस अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें मालूम है कि 3 नए बिल लोकसभा में पारित किए गए और लागू भी किए गए हैं, जिसके ऊपर पूरे देश में बहुत ही अराजकता फैली हुई है। और अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी कई सारी स्कीम्स यहाँ सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसमें बहुत ही अच्छी है प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसे कहना उचित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सरकार मेहनत कर रही है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी रिवाइव कर पाए और फिर से हमारा जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के ऊपर आके फिर से चलने लगे। तो ये पूरी बात है। फिर आगे अगर देखें तो यहाँ हमें कई सारे पहलू देखने हैं, जिसमें वैश्विक रूप से भी कंपैरिजन करके हमें पहलू देखने हैं, साथ ही में भारत में भी हमें कंपैरिजन करती रहनी है। तो इसी के तहत यहाँ कई सारे विदेशी रिपोर्टों का यहाँ भारतीय इकोनॉमिक सर्वे ने या भारतीय वित्त मंत्रालय ने आधार लिया है, उसका लाभ लिया है और उसी के बेस्ड यह इकोनॉमिक सर्वे पूरा बनाया है। तो कई सारे हैं, कुछ यूएस बेस्ड है जिसमें बार्नेट एनएल है या हैसन एंड सर्जेंट है या आप कह लीजिए कोरिया एट एल है। ये सारे रिसर्च गेट्स है जो यूएस बेस्ड होते हैं और
ऐसी महामारी, इस महामारी से होती असर, महामारी की जो है विपरीत असर अर्थतंत्र पे, इत्यादि विषयों पर बहुत ही व्यापक रूप से अभ्यास करते हैं। तो इनके ही अभ्यास हमने जो है ऐसे ही ले लिए हैं, ताकि आगे चल के हमारी नीतियाँ बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही वाइब्रेंट हो। तो उसी के तहत हमें कुछ चीज़ें देखनी है। देखिए, यह हमारे पास एक कंपैरिजन है जिसमें केस फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है कि कैसे भारत की केस फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम रही और कैसे अन्य विकसित राष्ट्रों की या अन्य अविकसित राष्ट्रों की केस फर्टिलिटी रेट ज़्यादा ऊपर रही, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए लोअर पॉपुलेशन, क्वाइट लोअर पॉपुलेशन देन इंडिया। तो ये बात हमें यहाँ देखनी है। साउथ अफ्रीका है 0.4%, और ये आंकड़े जो सारे हैं वो है एज ऑफ मार्च 31, 2020। ये पिक्चर थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से दिखे। देखिए, साउथ अफ्रीका तो हमने देखा 0.4% के साथ प्रथम क्रम में है। जर्मनी भी अच्छा खेल रहा है CFR के मामले में। उसके बाद तीसरे क्रम पर इंडिया है 2.5%। US भी भारत से पीछे है 2.7% से। फिर मोरक्को है 5.8%, UK है 6.3%। देखिए कितना एडवांस्ड है कंट्री, कितना डेवलप्ड है, कितना प्रॉस्पर है, मगर फिर भी दे जस्ट कैनॉट कंट्रोल देयर केस फर्टिलिटी रेशियो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट के कारण है, लिबरल जो है सरकारी कदमों के कारण है। अगर स्ट्रिक्ट कदम लिए जाता तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा थोड़ा और भी गिर सकता था। नेदरलैंड्स 8.2%, इंडोनेशिया 8.9%, बांग्लादेश 9.8%, और आखिरी में इटली जो कि सबसे आखिर में है 11.7% के केस फर्टिलिटी रेट के साथ। तो ये बहुत ही गंभीर आंकड़ा है जिसमें भारत का प्रदर्शन में अच्छा देखने को मिलता है, और इसका सबसे अच्छा कारण है स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। आपको लगता होगा कि यहाँ लॉकडाउन का जिक्र काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मगर हमारे दस्तावेज में ही लॉकडाउन को बहुत ही श्रेय दिया हुआ है और कहा गया कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भारत की परिस्थिति क्या होती, वो कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही खराब होती, बहुत ही गंभीर होती। ठीक है, और यहाँ से एक और भी मुद्दा निकलता है जिसे फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कहा जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और फ्लैटनिंग ऑफ कर्व में क्या होता है कि जो पिक होती है केसेस की, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस होते हैं, ठीक है, संभवतः जो भारत में हो सकते हैं या होने वाले हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर से करना, यानी कि वो पिक तक ज़्यादा से ज़्यादा देर से पहुंचना। तो उसमें यह लॉकडाउन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग हमारे नंबर ऑफ केसेस की पिक पर बहुत ही कम दिवसों में या कम दिनों में पहुंच जाते हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से ये टाइम हम लोग स्ट्रेच कर सके। जो 50 दिन में पहुंच जाता है वो हमने स्ट्रेच करके दिखाया 160 दिन, 165 दिन। ठीक है, तो इसी बीच हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसे एग्यूमेंट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम मिला। हमने हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया इतने दिनों में, इन द मिड ऑफ लॉकडाउन। और इसका फ़ायदा हमें यह मिला कि हमारी हेल्थ, हमारा सेक्टर है वो क्राइसिस उसका नहीं हुआ, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ओवर बर्डन नहीं हुआ, और जो फर्टिलिटी रेट है हमारी वो भी हम लोग कंट्रोल कर पाए। अगर लॉकडाउन नहीं होता देन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल फर्टिलिटी रेट एट 2.5। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अगर फ्लैटनिंग का अगर आप जो है ग्राफ देखना चाहे तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही उम्दा ग्राफ है, हमारे सर्वे में ही प्रेजेंट है, सर्वे के पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है और एक बॉक्स के तहत दिया हुआ है, और बॉक्स में पूरा फ्लैटनिंग करो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो हमारे लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण होता है हमारी परीक्षाओं के लिए। मेंस के लिए महत्वपूर्ण होता है, मुख्य परीक्षा के लिए, आमतौर पर प्रिलिमिनरी के लिए महत्वपूर्ण इतना नहीं है, मगर फिर भी हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, यह ग्राफ में जो पहला पीक है, जो इंटेंस पीक है, ठीक है, वो पहले केस से थोड़े ही दिनों में है। आप देख सकते हैं जब से पहला केस शुरू हुआ, ठीक है, वो इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ से अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत ही कुछ दिनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस भारत में पाए जाते हैं, मगर लॉकडाउन हुआ और इसी की वजह से हम लोग ये पिक तो कम कर ही पाए, मगर उस पिक का जो समय है वो भी हमने बढ़ा दिया।
और इसी बीच हमने हमारी हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया, हमने एग्यूमेंट किया। देखिए यहाँ दो हॉरिजॉन्टल लाइनें दिख रही है हमें, जिसमें से निचली वाली जो लाइन है वो हमारी ओरिजिनल हेल्थ केयर कैपेसिटी की लाइन है कि इतनी कैपेसिटी हमारी हेल्थ केयर में मौजूद थी जब पेंडेमिक भारत में घुसा। फिर हमने लॉकडाउन दिया और इसी के तहत हमें कुछ टाइम मिला, तो जो ऊपर की लाइन है वो हमने हमारी हेल्थ केयर को जो है बढ़ावा दिया। वो लाइन है एग्यूमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी वाली लाइन है, ठीक है, जिसमें हमने टेस्टिंग फैसिलिटी को रैंप अप किया, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को रैंप अप किया, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स का जुगाड़ किया, नंबर ऑफ पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स, मास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कोई चीज़ें चाहिए थी, इन सारी चीज़ों को हमने उस समय के बीच हमने लाकर रख दिया ताकि नंबर ऑफ मोर्टेलिटी जो है हम उसको बचा पाए और हमारा CFR जो है वो भी अच्छा कर पाए। तो ये रहा फ्लैटनिंग द कर्व। अब अगर आगे देखें तो हमें देखना है कि अलग अलग जो संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्था है, वैश्विक वित्तीय संस्था है, उनके द्वारा कुछ अनुमान रखे हुए हमारे सामने जो हमें देखने हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि IMF के द्वारा, IMF और वर्ल्ड बैंक दो महत्वपूर्ण जो हमारी संस्था है हम उसको देखेंगे, जिसके तहत कहा जाता है कि IMF 3.5% अनुमान लगा रहा है, एस्टिमेट्स है, और वहीं वर्ल्ड बैंक 4.7% का अनुमान लगा रहे हैं। ये मात्र अनुमान है कि कितनी गति से ये जो ग्लोबल रिसेशन है वो बढ़ रहा है पूरे विश्व में। तो ये मात्र अनुमान है, इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, मात्र याद रखने हैं, एंड वी नीड टू गो ऑन अहेड। ये मात्र में देखना है, इसके वाद विवाद में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि सनदी सेवा के अभ्यर्थियों की जो एकमात्र क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो मात्र जैसे दिया है इस पूरे डॉक्यूमेंट में वैसे उसको याद रखे, उसके वाद विवाद में ना उतरे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल स्टैंड लेना वो किसी भी महत्वाकांक्षी छात्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सारी चीज़ें उसे दिमाग में ही रखनी चाहिए और रिलेवेंट समय पर उसे प्रोड्यूस करनी चाहिए जब उसे पूछा जाए, जहां उसे पूछा जाए, चाहे वो पर्सनैलिटी टेस्ट हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, या चाहे वो उसकी प्रिलिमिनरी हो। तो यहाँ ये भी देखना है कि यह रिसेशन की बात करें तो जैसे हमने रिसेशन की गंभीरता देखी कि इतना बड़ा रिसेशन, इतने बड़े पैमाने पर रिसेशन पहले कभी नहीं आया, तो बहुत ही बड़ा था उस संदर्भ में। मगर यहाँ एक भिन्न बात थी, वो ये थी कि कोई भी रिसेशन हेल्थ क्राइसिस ड्रिवन नहीं आया, हेल्थ क्राइसिस ड्रिवन, जो कि ये रहा, ठीक है। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी देखे अतीत में से जो बड़ी बड़ी आर्थिक मंदियां रही थी उनमें, मगर उनमें किसी में भी हेल्थ ड्रिवन क्राइसिस नहीं था। साथ ही में यहाँ एक विशेष बात यह है कि फिजिकल इंटरेक्शन के ऊपर भरपूर रोक है। नो फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो हमने कभी नहीं देखा, चाहे वो वर्ल्ड वार थे, चाहे वो कोई भी था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस थे, ठीक है। मगर यहाँ सोशल फिजिकल इंटरेक्शन के ऊपर ही रोक लगा दी गई है, ट्रैवल के ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो इसके रिपरकशंस थोड़े अलग होते हैं, थोड़े ज़्यादा अलग होते हैं। साथ ही में हमें यहाँ स्पीड ऑफ पेंडेमिक ट्रांसमिशन की बात करनी है, तो बहुत ही सिंपल कोरिलेशन है स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन में और डेंसिटी में। हायर द डेंसिटी, हायर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ हमारे सामने एक इकोनॉमिक सर्वे में ग्राफ भी प्रोड्यूस किया है, और जिसके तहत कहा जाता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्प्रेड of pandemic. Higher the density, higher will be the speed of spread of pandemic, and lower the density, lower will be the speed of spread, ठीक है। तो ये बात है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यहाँ कैसे भारत को अर्ली फेजेस में
या जो है पूरे विश्व को अर्ली फेजेस में जहाँ जहाँ ज़्यादा डेंसिटी थी वहाँ वहाँ स्प्रेड भी तेज़ी से रहा, वो देखने का प्रयास कर रहा है। देखिए यहाँ ये स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड लाइन के ऊपर यहाँ हमें ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो अगर रिलेटिविटी में देखें तो R0 एक कांस्टेंट होता है, वो यहाँ मोर देन 1 होता है। R0 एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, मगर यहाँ वो एक से अधिक हमें देखने को मिलता है। देखिए यह स्टैटिस्टिकल इक्वेशन की बात है, स्टैटिस्टिकल इक्वेशन, जिसमें हमें अंदर नहीं उतरना क्योंकि सनदी परीक्षाओं के अभ्यर्थी होने के नाते ये बात हमें जाननी ज़रूरी नहीं है कि ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यह मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है, कैलकुलेशन है। तो मात्र में यही ध्यान रखना है कि डेंस एरियाज में जब पेंडेमिक धीरे धीरे शुरू हो रहा था तो इसकी तीव्रता बहुत ही कम थी, बाद में धीरे धीरे घट गई, मगर शुरुआती समय में, पेंडेमिक के शुरुआती समय में जो गीच एरिया थे, जो वस्ती घनत्व वाले एरिया थे, वहाँ बहुत ही भारी पैमाने पर कोरोना का संक्रमण पहले देखा गया था, और मात्र भारत में ही नहीं परंतु विश्व भर में देखा गया था। भारत में विशेष बात यह है कि भारत बहुत ही घनत्व वाला देश है। जैसे हमने देखा 382 लोग रहते हैं हमारे भारत में प्रति चौरस किलोमीटर, जो कि विश्व की यह औसत है मात्र 58% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अपने आप में भारत की एक अधिक वल्नरेबिलिटी है। साथ ही में हमें यहाँ ये भी देखना है, नेटवर्क पेंडेमिक इफेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नेटवर्क पेंडेमिक इफेक्ट का, जिसके तहत हमें देखना है कि कैसे एक बार अगर कोरोना का संक्रमण शुरू हो गया, देन आफ्टर ये जो नेटवर्क इफेक्ट होती है वो कैसे मल्टीप्लिकेशन में यह संक्रमण को फैलाती है, संक्रमण का फैलाव। और इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जवाबदार है। पहले तो वस्ती की घनत्वता, अगर स्लम एरियाज की बात करें भारत के बड़े बड़े शहरों के, तो इतने गीच होते हैं कि अगर एक बार उसमें संक्रमण शुरू हो गया तो उसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल सा है। जैसे हमने धारावी में देखा था, मुंबई में, कि धारावी में कैसे संक्रमण शुरू हुआ और वहाँ से ही पूरे मुंबई में फैला था। तो किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में ये डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, ये कि यहाँ कॉमन चीज़ है। यह डेंसिटी के साथ हमारे यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फिर उसके बाद मॉल्स एंड थिएटर्स, इसको जो हमने बंद किया, और हमें मालूम है कि काफ़ी बाद में ये दो चीज़ जो है वो काफ़ी बाद में खोली गई। साथ ही में यहाँ टेम्पल्स की भी बात कर सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल एंड कल्चरल साइट्स। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही बाद में खोला गया। इसका मेन कारण ये है कि नेटवर्क इफेक्ट को कम करना था। अगर ये नेटवर्क्स को चालू ही रखते हैं, देन यह नेटवर्क इफेक्ट पता नहीं कहाँ जाकर रुकता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह नेटवर्क इफेक्ट्स की फॉर्मूला को अप्लाई किया, और साथ ही में जहाँ जहाँ लाइकली पब्लिक गैदरिंग्स हो सकते हैं, इन चीज़ों को बंद रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन ना हो, एक लोगों से अन्य लोग मिले नहीं, और ऐसे संक्रमण को रोका जाए। साथ ही में यहाँ भारत में अगर बात करें तो सोशल इंटरेक्शंस के जो मायने हैं वो भी यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे गले मिलना, जैसे हाथ मिलाना, जैसे दूर से नमस्ते बोलना,
तो भारत में आमतौर पर देखें तो हमारे यहाँ हाथ मिलाने का रिवाज जो है वो बहुत ही अच्छा है, गले मिलने का रिवाज भी है। तो इसकी वजह से संक्रमण जो है वो और फैल सकता है। और यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति लगभग कितने व्यक्तियों को संक्रमण जो है वो फैला सकता है। ठीक है, यहां से ये 2 लोगों को संक्रमण फैलाएगा, ये जो है वो 3 लोगों को संक्रमण फैलाएगा, और ये पूरा जो नेटवर्क इफेक्ट है वो चलता रहेगा। और दे कैन ट्रिगर हेल्थ क्राइसिस, दे कैन ट्रिगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस। तो इसको बंद करने के लिए जो लाइकली पब्लिक गैदरिंग्स थे उनके ऊपर ही पाबंदी थी, जो बहुत ही अंत में खुले, अनलॉकिंग प्रोसेस के बहुत ही अंत में ये सारे खुले गए थे। तो ये बात रही। प्लस यहाँ ये जो इक्वेशन की मैंने बात की, इसमें 3 बेसिक्स होते हैं, 3 कांस्टेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आरओ होता है, R0 होता है जो जिक्र मैंने किया, और वो होता है बेसिक रिप्रोडक्शन यूनिट, बेसिक रिप्रोडक्शन यूनिट। फिर एक K होता है जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड पर्सन मीट्स, इन्फेक्टेड पर्सन मीट्स। और एक होता है P जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो कांस्टेंट है वो अगर 1 से कम रहे तो वो हमारे लिए फायदा कारक है, 1 से कम रहना चाहिए। तो ये पूरी बात है। फिर अगर आगे देखें तो यहाँ हमारे सामने डेविड इजली और जॉन कैलबर्ग 2010 में इन लोगों ने एक रिसर्च किया था। इसमें से कुछ अंश हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, और उसके तहत कहा गया है कि इन्फेक्शियस डिसीजेस स्प्रेड थ्रू ह्यूमन सोशल नेटवर्क्स एंड नेटवर्क इफेक्ट्स। ऐसे जो संक्रमित रोग होते हैं वे मनुष्य में ऐसे नेटवर्क से फैलते हैं, जिन नेटवर्क्स में ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। साथ ही में जो यहाँ हमने देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन भी इंटरेक्शन के मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलता है, कितनी देर तक मिलता है। तो यहाँ से वो संभावना हमें हमारे सामने आ सकती है। साथ ही में यहाँ ये भी कहा गया है कि स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक इज डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर। तो फर्स्ट वन इज इट्स कंटेजियसनेस, कि ये कितना संक्रमणकारी है, कितना संक्रमण क्षमता वाला है। साथ ही में दूसरा लेंथ ऑफ इट्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस पीरियड, और तीसरा जो है वो है इसकी सिविरिटी, यानी कि ये कितना तीव्र है। हमारे सामने फोटो भी है मोड ऑफ कंटेजन ऑफ पेंडेमिक का, जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि जब हाई कंटेनमेंट होता है तब एक व्यक्ति लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व्यक्ति, 10 व्यक्ति तक एक व्यक्ति संक्रमण कर सकता है। ठीक है, और अगर लो कंटेजन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 व्यक्तियों को संक्रमित करता है। तो ये पूरा नेटवर्क है। अब यहाँ एक व्यक्ति, ये भी परिस्थिति हो सकती है अगर ध्यान न रखे सरकार, अगर लापरवाह रहे, जो हमने आमतौर पे यूरोपियन राष्ट्रों में देखा, तो एक व्यक्ति अकेला 100 लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। The 1 person alone can actually infect 100 persons, और उसे सुपर नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। मात्र नेटवर्क इफेक्ट ही नहीं मगर सुपर, क्योंकि एक व्यक्ति 100 को संक्रमित कर सकता है और वो 100 कई हजार लोगों को आगे चलकर संक्रमित करेंगे। ठीक है, या इसे सुपर कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज भी कहते हैं, सुपर नेटवर्क इफेक्ट्स भी कहा जाता है। तो ये बात रही। अब अगर आगे देखें तो हमें देखना है कि एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन कितनी अच्छी रही। जो लर्निंग्स हमने स्पेनिश फ्लू में ली है, जो हमने चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था कि ये जो सारी पॉलिसीज़ है जो कोरोना को टैकल करने के लिए भारतीय सरकार लाई, वो सारी पॉलिसीज़ एक्चुअली डायरेक्टेड फ्रॉम या इंस्पायर्ड फ्रॉम द पॉलिसीज, द एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च ऑफ स्पेनिश फ्लू। तो ये हमें देखना है। स्पेनिश फ्लू की अगर बात करें तो कुछ तथ्य हमारे सामने यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में रखे गए हैं, जिसके तहत देखना है कि स्पेनिश फ्लू, पहले तो इसका साल देखना है हमें।
तो साल था 1918-19 का। कहा जाता है कि 3 लहर आई थी इसकी, 3 वेव्स। और इसका मैंने प्रमुख कारण तो आपको दिया कि यूएस का ट्रूप्स प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करके जब अमेरिका वापस लौट रहे थे यूरोप से, तब उन्होंने पूरे विश्व में इसको फैलाया, ऐसा एक मत है। मगर अगर ये रोग की बात करें तो 3 लहरों में ये रोग आया। सबसे प्रथम लहर इसकी शुरू हुई 1918 के स्प्रिंग में। दूसरी लहर 1918 के ऑटम में आई, यानी कि फॉल में या ऑटम। और तीसरी लेयर आई 1919 के स्प्रिंग में। मगर इन सब में सबसे अधिक घातक जो थी या सबसे अधिक लंबी थी इन पैरामीटर्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस और इन नंबर ऑफ डेथ्स, तो वो थी दूसरी लहर, सेकंड वेव, डेडलीएस्ट। और कई सारे अभ्यासों के मुताबिक 500 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हुए थे, से अधिक संक्रमित। साथ ही में 50 से 100 मिलियन मृत्यु हुई थी, मिलियन डेथ्स। और तब इस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, स्ट्रिक्टली लॉकडाउन, ठीक है। और इसी लॉकडाउन ने फर्दर मोर्टालिटी को कम किया, अन्य जानों को बचाया, साथ ही में परिस्थिति को नॉर्मल किया। मगर यहाँ देखना ये है कि इस पूरे सिनेरियो में जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से जो फायदा हुआ, इसकी बात कोरिया एट अल नामक रिसर्च गेट 2020 के वर्ष में करती है। और इसका ही आधार हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने लिया, तो ये हमें यहाँ याद रखना है। साथ ही में ये भी देखना है कि ये जो लॉकडाउन होते हैं ये मात्र और मात्र मोर्टालिटी रेट को ही नहीं बचाते, मगर मोर्टालिटी रेट को कम करते हैं, मोर्टालिटी रेट को कम करते हैं, ठीक है। और आगे चल के, आगे के भविष्य में, नजदीक के भविष्य में इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन इज अ शॉर्ट टर्म पेन बट इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म गेन। तो यहीं से ये जो मुहावरा है वो निकलता है, लॉकडाउन की प्रशंसा करता हुआ ये मुहावरा है। और ये देखा भी गया है, ऐसा नहीं है कि मात्र एकेडमिक बातें हैं, मात्र और मात्र कागजों पे ही, ऐसा नहीं है। 1923 से 1928 तक जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, स्पेनिश फ्लू भी धीरे धीरे खत्म हुआ, तो उसके बाद दोनों में मोर्टालिटी रेट तो कम हुई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द ऑनसेट एंड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द स्पेनिश फ्लू। मगर उसके बाद जो इकोनॉमी रिवाइव हुई, जो उसमें फ़ायदा देखने को मिला, जो उछाल देखने को मिला, वो अभूतपूर्व था। और वैसे ही एम्प्लॉयमेंट रेट्स में भी बहुत ही अच्छा अभूतपूर्व में जो देखा हुआ है वो देखने को मिला। तो ये बात है। और इसीलिए हमारी सरकार भी इसी रास्ते पर चली। इनिशियली टाइमली बहुत ही अच्छे से लॉकडाउन लगा दिया। उनको मालूम था कि इकोनॉमी भले ही गिर जाए, उसको उठा लेंगे, मगर अगर लाशें गिरने लगी देन हमारे हाथ में ये परिस्थिति जो है वो नहीं रहेगी। तो इसीलिए स्पेनिश फ्लू से सीखते हुए हमारी भारतीय सरकार ने स्ट्रिंजिंग लॉकडाउन की जो नीति है वो इम्प्लीमेंट की। अब अगर हमें स्पेनिश फ्लू से कई सारी बातें सीखने को मिली, अगर हमें उसे पॉइंट वाइज देखना चाहे तो हमारे पास एक लिस्ट है, जिसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देखिए, 6 मुद्दे में देखने हैं जो हमने स्पेनिश फ्लू से आमतौर पे सीखे हैं। सबसे प्रथम, द पेंडेमिक कर्व नीड्स टू बी फ्लैटेंड टू स्प्रेड द पेंडेमिक ओवर टाइम एंड एनेबल मोर पीपल टू रिसीव प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट, thereby lowering the fertility rate ultimately। जो हमने बात करी, जो फ्लैटनिंग कर्व किया, जो हेल्थ सिस्टम को हमें अच्छी करनी थी, ऑगमेंट करनी थी, उसके लिए जो समय मिला वो लॉकडाउन ने दिया। दूसरा, given the network structures that affect the transmission of the pandemic, higher population can lead to faster spread of the pandemic। यस, ये तो भारत के संदर्भ में बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो है पॉपुलेशन वो यहाँ अधिक है, ज़्यादा अधिक है। साथ ही में यहाँ डेंसिटी भी हमें देखने को मिलती है, तो इसमें नेटवर्क इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। तो पहले तो हमने नेटवर्क को ही बंद कर दिया।
तीसरा, डेंसर एरियाज आर मोर वल्नरेबल टू फास्टर स्प्रेड ऑफ द वायरस एंड दिस इफेक्ट इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग एट द ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक। ये भी हमने देखा, और डेंस एरिया में इसीलिए इनिशियली हमने लॉकडाउन लगा दिया, ताकि भले ही गीच एरिया हो मगर घर से बाहर लोगों को निकलना नहीं है, और शायद यही चीज जो है वो काम कर गई। साथ ही अर्ली लॉकडाउन डिले द टाइम टेकन टू रीच द पीक, reduce the magnitude of the peak and thereby decreases the total mortality burden by providing valuable time to ramp up the medical system। ये भी अच्छी बात है, ये भी भारत ने अख्तियार किया। लॉकडाउन की वजह से पिक जो है वो पीछे चली गई, इसका जो मैग्नीट्यूड था, इसका असर जो था वो भी कम हो गया, और मोर्टालिटी रेट जो है वो भी ओवरऑल कम हो गया, विच मीन्स लेस बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। साथ ही उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग लॉकडाउन अर्लियर्स in the pandemic and using more intensely while costly in the short run led to much sharper economic recovery and reduced mortality as well in the medium and long run। तो यही शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन की बात करी गई है। और आखिरी में, when faced with enormous uncertainty, policies must be designed with the objective of minimizing large losses by selecting policy that would be optimal under the worst case scenario। yes, जब अनसर्टेनिटी सामने होती है तो ऐसी ही नीतियाँ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिन नीतियों में कम से कम नुकसान होता हो, कम से कम जाने जो है बर्बाद होती हो। तो ऐसे ही हमने बहुत ही अच्छी नीति यहाँ इम्प्लीमेंट की है। तो ये बात रही 6 मुद्दों की, 6 सीखों की, जो हमने स्पेनिश फ्लू में से सीखी है। अब आगे हमें देखना है, देखिए यह मैनेजमेंट ऑफ कोविड अक्रॉस कंट्रीज है, जिसमें नेचुरली एक्सपेक्टेड केसेस की बात की गई है। देखिए बहुत ही अच्छा ग्राफ है यहाँ, मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिख सके। देखिए यहाँ इंडिया टॉप के ऊपर है। पहले तो यह समझना है कि ये ग्राफ किस तरह है, क्या हमें कहना चाहता है। देखिए ये एक्सपेक्टेड नेचुरल लाइन है, ये नेचुरल लाइन है। इस बाजू पॉजिटिव आंकड़े हैं और इस बाजू यहाँ हमें नेगेटिव आंकड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समझना है यहाँ ये जो नेचुरल लाइन है ये कहती है कि अगर नॉर्मल सेंस में सरकार काम करे तो ये इफेक्ट आ सकती है। देखिए यहाँ हमारी लाइन क्या कहती है कि अगर भारतीय सरकार ऐसा कोई इंटेंस लॉकडाउन ना लागू करे, ऐसी कोई ऐसी नीतियां ना बनाए, या इस पेंडेमिक का अच्छी तरीके से फॉलो अप ना ले, देन it was expected that 37.1 lakh cases can be more. Cases could be more। ठीक है, और यही ऐसा कहा जाता है कि अगर अमेरिकी सरकार ने, यहाँ आखिरी में अमेरिका है तो उसकी बात करेंगे, एक्सट्रीम दोनों बिंदुओं को देखेंगे। अगर अमेरिका की सरकार अच्छी तरीके से काम करती तो 62.5 लाख केसेस कम होते हैं, केसेस कम होते हैं। समझना है यहाँ भारत में हमारे पास जो संशोधन थे और जो हमारी वल्नरेबिलिटीज थी, उनके ऊपर से एक अंदाजा लगाया गया कि 37 लाख से अधिक ज़्यादा केस हो सकते हैं। वहीं यहाँ 62.5 लाख केसेस कम हो सकते हैं, मगर यहाँ नहीं हुए और यहाँ हमने कर दिखाया। तो ये बात के जो पॉजिटिव फिगर है वो ये हमें समझाता है कि भारत की नीतियों की वजह से इतने कम केसेस हुए, कम केसेस, जो अपने आप में सरकार के लिए उपलब्धि है। और वहीं अमेरिका की सरकारी नीतियों की वजह से इतने केस ज़्यादा हुए, ज़्यादा केसेस। अमेरिका अगर जो है इच्छा शक्ति दिखाता तो ये बचा सकता था, तो इतना कम केस कर सकता था। वहीं भारत ने इच्छा शक्ति दिखा के 37 लाख से अधिक केसों को कम करके अपने देश में दिखाया। और जैसे हमने कई सारी बार आगे बात भी की कि हमारा जो पिक जो नंबर ऑफ केसेस का समय था वो भी हमने काफ़ी डिले किया। हम पहले हमारे 10 लाख केस तक बहुत ही बाद में पहुँचे। जब अन्य देशों में दूसरी लहर भी शुरू हो गई थी तब हम लोग हमारे पहले लेयर के नंबर ऑफ केसेस के पिक पर अभी पहुंच रहे थे। तो ये अपने आप में सरकारी उपलब्धियां समान ही है। अब आगे में देखना है इंडियाज ह्यूमन पॉलिसी रिसर्च इन दिस अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी।
ठीक है, ये जो परिस्थिति थी ये हमें सबको मालूम है अभूतपूर्व थी और साथ ही में अनसर्टेन थी। किसी को कोई मालूम नहीं था, अनिश्चितता ही अनिश्चितता थी, अंधेरा था। कोरोना की कोई रसी नहीं थी क्योंकि ये नोवेल था, नया था सरकार के लिए एवं हमारी मेडिकल जो है हमारी टीम होती है उनके लिए भी ये चुनौती समान था। तो उसमें से बाहर निकलना था, जिसके लिए भारतीय सरकार ने बहुत ही मानवीय जो है रिस्पॉन्स अप्रोच अपनाया। प्लस यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन की बात करके सरकार आगे बढ़ी, अपनी नीतियों को यहाँ इम्प्लीमेंट किया, जिसके तहत कहा जाता है कि इंडिया प्लेड वेरी एक्सेप्शनली और क्लीन एट एल, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लीन एट एल, यह एक रिसर्च संस्था है। इन रिसर्च संस्थाओं के द्वारा 2020 में यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग 30 करोड़ से अधिक केस हो सकते हैं, करोड़ से अधिक केसेस, 30 करोड़ से अधिक केसेस। मगर आज जो परिणाम है, इन परिणामों में और इन अनुमानों में काफी विरोधाभास हमें दिखता है और इसका श्रेय लॉकडाउन को दिया जाता है, सरकारी नीतियों को, मगर उसमें मेनली लॉकडाउन को, जो आमतौर पे भारत में टीका का केंद्र रहा है। मगर इकोनॉमिक सर्वे इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से वकालत करता है और कहता है कि इट वॉज द लॉकडाउन विच सेव्ड एंटायर इंडिया फ्रॉम ए वेरी बिग डिजास्टर। साथ ही में जैसे हमें मालूम है कि यह भारतीय रिस्पॉन्स पॉलिसी ने जान है तो जहान है का अप्रोच अख्तियार किया कि अगर जिंदा रहेंगे तो आगे चलकर कुछ कर सकेंगे, कुछ कर पाएंगे। प्लस यहाँ सर्वे ने इस पूरी घटना को ब्लैक स्वान इवेंट घोषित किया है, ब्लैक स्वान। वैसे स्वान वाइट होते हैं, मगर यहाँ ब्लैक कहा गया है तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना थी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और इसीलिए इसे ब्लैक स्वान कहा गया, क्योंकि आमतौर पे ब्लैक स्वान जो होते हैं वो भी रेयर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा गया। प्लस अगर भारत की बात करें तो भारत इन राष्ट्रों में था जिन्होंने बहुत ही शुरुआती समय में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया, बहुत ही शुरुआती समय में जब हम हमारे 500 केस तक भी नहीं पहुंचे थे, ठीक है, तब हमने हमारा पहला लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा था। हमारा लॉकडाउन अगर स्पेसिफिकली की बात करें तो 25 मार्च से 10 मई तक चला, ठीक है, लगभग 40 से अधिक दिन कंप्लीट लॉकडाउन। फिर धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रोसीजर शुरू हुई, आगे चल के लॉकडाउन भी थोड़ा एक्सटेंड हुआ, मगर अनलॉकिंग प्रोसीजर शुरू कर दी। प्लस हमने जो आगे जिक्र किया 5T स्ट्रेटेजी हमारी सरकार ने अपनाई थी, ठीक है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट एंड आफ्टर द टेक्नोलॉजी, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ करनी है। तो ये 5T स्ट्रेटेजी के साथ हमने हमारी मेडिकल सिस्टम है उनको भी रैंप अप किया, उसको भी जो है फर्दर एगुमेंट किया। और कहा जाता है कि जनवरी 2020 में देखना परिस्थिति, जनवरी 2020 में हम लोग मात्र 100 केस पर डे कर पा रहे थे, 100 टेस्ट पर डे, कोविड टेस्ट पर डे। वहीं आज जनवरी 2021 में वी आर एबल टू परफॉर्म मिलियन टेस्ट, 10 लाख टेस्ट पर डे, कोविड टेस्ट पर डे। तो यहाँ हमें हमारी सिस्टम को हमने जो एग्रीमेंट किया वो देखने को मिलता है। एंड मीनवाइल इस पूरे साल के दौरान हमने लगभग 70 करोड़ से अधिक केस, 70 करोड़ से अधिक टेस्ट की है, आई एम सॉरी 17 करोड़ प्लस टेस्ट सो फार। तो ये अपने आप में भारत की एक उपलब्धि है। और सबका जो निष्कर्ष है, सबका निचोड़ है वो यही रहता है कि इतना टाइम मिला तब भारत कर पाया, और अगर ये टाइम नहीं मिलता तो भारत कुछ नहीं कर पाता। और ये टाइम मात्र और मात्र स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की वजह से भारत को मिला है। और आज ये जो 10 लाख टेस्ट होते हैं वो पूरे भारत में 2305 लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, यानी कि लेबोरेटरीज के नंबर्स भी
ज़्यादा हुए हैं। यहाँ मात्र 100 टेस्ट होते थे तब, वो आज 10 लाख होते हैं। तो बट ऑब्वियस है, नंबर ऑफ लेबोरेटरीज जो है वो भी बड़ी है। तो इस तरह हमने कुछ बहुत ही अच्छे कदम उठा के भारत में, पूरे भारत में कोरोना के फैलाव को, कोरोना के संक्रमण को काफ़ी हद तक रोका है, काफ़ी हद तक चेक किया है। अब अगर आगे देखें तो हमें कुछ ग्राफ्स देखने हैं जिसके तहत हम लोग अलग अलग बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें सर्वप्रथम ग्राफ ये है जो कहता है कि भले ही भारत में सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है, मगर जो बात मैंने आपको बताई कि भारत में भले ही सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है, मगर अगर नंबर ऑफ एल्डरली पीपल देखें वर्ल्ड वाइड तो सबसे ज़्यादा भारत में ही है। भले ही भारत में वस्ती के संदर्भ में उनका जो शेयर है वो कम है, एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर भले ही कम है, मगर नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, जो किसी भी देश में आमतौर पर नहीं पाया जाता है। तो ये एक भारत की बहुत ही गंभीर वल्नरेबिलिटी थी इस पेंडेमिक के संदर्भ में। देखिए, यह भारत का शेयर है, एल्डरली शेयर, जो यूएस को और रशिया को दोनों मिला के बनता है वो अकेले भारत में है। ब्राज़ील को, इंडोनेशिया को, जर्मनी को, तीनों को मिला के बनता है वो भारत में है। इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, बांग्लादेश, चार एक बाजू, भारत एक बाजू, फ्रांस, तुर्की, फिलीपींस, कनाडा, ईरान एक बाजू। तो ऐसा कुछ यहाँ हमें रिलेशन देखने को मिलता है और ये ग्राफ हमारे सर्वे में मौजूद है, वहीं से हमने लिए हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी है, मगर इसमें से भी भारत जो है वो थ्रू आउट बहुत अच्छी तरीके से निकल गया। फिर उसके बाद है एस्टिमेटेड लाइव्स सेव इन इंडिया यूजिंग CFR ऑफ अदर कंट्रीज। देखिए, यूजिंग CFR ऑफ अदर कंट्री विद सिमिलर डेमोग्राफी। देखिए, अब हमें इसे देखना है कि ये जो लाइट क्रीम कलर का जो बार ग्राफ है वो दर्शाता है कि एस्टिमेटेड डेथ यूजिंग एक्चुअल केसेस इन इंडिया विथ कंट्री स्पेसिफिक CFR। और साथ ही में यहाँ नीचे ये जो डॉट है डार्क रेड जैसा, वो हमें बताता है कि टाइम्स एक्चुअल डेथ्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात है, होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, मगर हमारे लॉकडाउन की वजह से ये हमने काफ़ी हद तक इसे कम कर दिया। देखिए, यहाँ जो नंबर ऑफ केसेस है उसके संदर्भ में मैक्सिको का अगर CFR देखें तो 9% का CFR मिल सकता है, मगर भारतीय नीतियों की वजह से वो 6 ही रहा। फिर उसके बाद यहाँ भी कुछ ऐसा है, 3 से अधिक है मगर 2.1 ही रहा, और यहाँ भी कुछ इस तरह में देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंपैरिजन है, वो हमें बहुत ही सुस्पष्ट करती है, हमारे दिमाग को सुस्पष्ट बनाती है कि भारत की यह नीतियों के कारण भारत का परफॉर्मेंस कोविड को टैकल करने के लिए बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही अच्छा रहा। साथ ही यहाँ दूसरा है जिसमें यूजिंग CFR ऑफ वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री एज मेजर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ डेथ। तो यहाँ कुछ ऐसी ही कंपैरिजन दी गई है जिसमें इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राज़ील है, जिन जिन राष्ट्रों का CFR बहुत ही बेहद खराब हो, बेहद जो है गंभीर हो, उनका भी यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है मगर देखनी ज़रूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ इसे लेकर आए हैं। और कुछ चीज़ें जो ऐसी हो वो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, जिसका अभ्यास हमें करना चाहिए होता है। अब आगे हमें देखना है कि स्टेट्स की बात करें, अगर ये इंटरनल हमारा मैटर हो गया, ठीक है, और इसी इंटरनल मैटर के तहत हमें देखना है कि भारत के संदर्भ में क्या क्या फेरफार हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 बाय स्टेट्स इन इंडिया मेजर्ड एज एक्चुअल केसेस विज़ नेचुरली एक्सपेक्टेड। देखिए, यहाँ नेचुरली एक्सपेक्टेड ज़्यादा किए जाते थे, मगर उससे कई सारे कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और वहीं महाराष्ट्र में नेचुरली एक्सपेक्टेड इतने थे मगर हो गए उससे 1 लाख से अधिक केसेस। तो ये परिस्थिति है, और यूपी इज ए फ्रंट रनर इन अ गुड परफॉर्मेंस। यूपी गुड परफॉर्मर, वाइल महाराष्ट्र इज अ वेरी बैड परफॉर्मर, जो हमने आगे देखा था। फिर नीचे कुछ ऐसा ही है, स्टेट्स इन इंडिया मेजर्ड एज एक्चुअल डेथ विज़ नेचुरली एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ ये भी यही बात है, केरला जो है जिसने बहुत ही अधिक जानें बचाई है, और वहीं महाराष्ट्र है जिसने काफ़ी जानें गंवाई है ड्यू टू देयर केयरलेस मैनेजमेंट, ड्यू टू देयर केयरलेस गवर्नेंस। ठीक है, और
ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मौजूद है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छा, बहुत ही आप समझ लीजिए एनरिच डॉक्यूमेंट होता है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप जाके देखिए। आपको पूरा पढ़ना नहीं है, आपको जो है पूरा पढ़ के आपको संतोष भी नहीं हो सकता। आपको मात्र और मात्र इसका जो एक्सट्रैक्टेड तत्व है वही आके यहाँ जो है मेरे सामने बैठ के आपको देखना है। मगर आप मात्र और मात्र अपनी नज़र करिए, आप देखिए कितने अच्छे, कितने रिच डॉक्यूमेंट्स यहाँ गवर्नमेंट की साइट के ऊपर आते हैं, जो हमारे भारत के नीति निर्माण में प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे चलकर एक टॉर्च बेरिंग का काम करते हैं, एक पथदर्शक का काम करते हैं। तो बहुत ही रिच डॉक्यूमेंट है और नेट के ऊपर इजीली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज हमें अवेलेबल भी है, तो आप निसंदेह से जब चाहे देख सकते हैं। देखिए, प्लस यहाँ में ये भी देखना है कि जो जिक्र मैंने 2-4 बार आपके सामने किया कि भारत ने पहले 10 लाख केसों तक पहुँचने में काफ़ी टाइम ले लिया, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा हुआ। फिर दूसरी वेव भी अभी भारत में नहीं आई, तो ये भी भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ अगर कंपैरिजन देखें तो अगर पहले 10 लाख केस की बात करें, पहले मिलियन केस की, फर्स्ट मिलियन केस, तो वो 168 डेज में हम पहुँचे। 168 डेज में, जो बहुत ही अच्छी बात है। आमतौर पे जो पश्चिम के जो विकसित राष्ट्र थे इंक्लूडिंग यूएसए, इन लोगों ने 50 दिनों में पहले 10 लाख केस तक पहुंच के दिखाया, 50 दिनों में, जो अपने आप में इन लोगों के लिए बहुत ही बुरी बात साबित हुई। और इतनी ही अच्छी बात भारत के लिए 168 दिन लेना वो साबित हुई। तो अपने आप में ये एक भारत के लिए 50% भारत की सफलता यही थी। और इसी समय के दौरान हमने हमारे मेडिकल सिस्टम को एग्यूमेंट किया, उसको और बेहतर बनाया, रैंप अप किया। फिर यहाँ सेकंड मिलियन की बात है 21 दिनों में, थर्ड मिलियन 16, फोर्थ मिलियन, फिफ्थ मिलियन 6, 7, 8, ऐसे 1 करोड़ केस तक हम लोग इतने दिनों में पहुंचे हैं। साथ ही में यहाँ दूसरे फिगर में पिकिंग टाइम ऑफ कोविड-19 इन टॉप कंट्रीज, यहाँ ब्लू कलर जो है वो कहता है कि डेज टू रीच फर्स्ट पिक फ्रॉम 100 डेली न्यू केसेस, रोज के 100 या 100 से अधिक केसेस से पहले पिक तक। और दूसरा डेज फ्रॉम द फर्स्ट पिक टू स्टार्ट ऑफ सेकंड वेव। जिन जिन देशों में सेकंड वेव शुरू हो गई है वो यहाँ येलो कलर में कोडेड है, और जो प्रथम पिक थी वो थी ब्लू कलर में कोडेड। तो स्पेन अपने प्रथम वेव में, कोरोना के प्रथम वेव में, अपनी पिक पर मात्र और मात्र 19 दिनों में पहुंचा। जर्मनी 22 दिनों में, फ्रांस 27 दिनों में, इटली 27 में, यूके 30, बेल्जियम 39, रशिया 49, कनाडा 49, यूएस 137, और आखिरी में हमारा भारत, जिसने 173 दिन लगाए। ठीक है, रोज के 100 से अधिक केस आने से उसकी पिक तक पहुंचने तक। तो ये अपने आप में ये भी भारत के लिए चुनौती है। और यहाँ हमारे संदर्भ में देयर इज नो येलो कोडेड बॉक्स, क्योंकि सेकंड वेव फिलहाल अभी यहाँ में देखने को नहीं मिली है। फिर आगे देखें तो यहाँ सेकंड वेव हैज बीन मोर लिथल की चर्चा की गई है यहाँ। तो ये भी हमें देखना है कि सेकंड वेव कैसे लिथल साबित हो गई। देखिए, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ तो हमें वैश्विक ही आंकड़े लेने होंगे, क्योंकि भारत में तो सेकंड वेव हमें देखने को मिली नहीं है अभी तक। और भगवान करे कि भारत में सेकंड वेव ना आए, मगर यहाँ इन देशों में आ गई है तो इनका हम लोग देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पिक केस ब्लू में है और सेकंड पिक केस जो है वो है रेड कलर्ड में। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेली केसेस है यहाँ, और यहाँ देश दिए गए हैं। तो यूएस में पहली वेव से दूसरी वेव में 4.26 की गति से केस में વધારા हुआ है या केस में इजाफा हुआ है। ठीक है, यानी कि इंटू 4.26 इंटू 4.26। फिर वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में इंटू 3.18 की गति से नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़े हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे वेव में जो कोरोना का स्ट्रेन है या वो संभवतः ज़्यादा जो है संक्रामक क्षमता वाला रहेगा, ऐसा हमें यहाँ से मालूम पड़ता है। बेल्जियम में भी इंटू 9.75 की गति हो गई।
जापान में इंटू 2.77, फ्रांस में तो बहुत ही इसकी तेज़ी है, इंटू 114.15, और वैसे ही स्पेन में इंटू 6.65। तो ये तेज़ी से दूसरी वेव में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। अब उसके बाद अगर आगे देखें तो कोविड-19 डेथ्स पर लैख ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें इटली सबसे ज़्यादा है, और साथ ही में CFR ये भी हमें दिया हुआ है, और ये माहिती है दिसंबर 2020 तक की। देखेंगे पूरे साल का यहाँ हमें सर्वेक्षण दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सर्वेक्षण है। इटली में प्रति लाख की वस्ती में 122 जन की मृत्यु हुई है, स्पेन में 108 की मृत्यु प्रति लाख, यूके में 108, वहीं इंडिया में मात्र और मात्र 10.8 लोगों की प्रति लाख जनों में मृत्यु हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा रेट हमने मेंटेन किया है, एंड ऑल थैंक्स टू दैट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन एंड गवर्नमेंट मेजर्स। वहीं जो CFR की बात करें तो इटली टॉप्स द लिस्ट विथ 3.5% ऑफ CFR एनुअली, एवरेज एनुअली। उसके बाद यूके है 2.9% के साथ, उसके बाद स्पेन है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया का औसत CFR है 1.4%, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और इसीलिए भारत में जो डिजास्टर होने वाला था उससे हम लोग बच गए, क्योंकि सरकार ने टाइमली बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे कदम उठाए, प्लस उसका अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन भी किया। ठीक है, अगर आगे देखें तो यहाँ हमें स्ट्रिंजेंसी और GDP कॉन्ट्रैक्शन के बीच में भी एक कोरिलेशन देखने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है, वैसे तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण कम है हमारे लिए, मगर एक बार देख लेते हैं कि कैसे इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन और GDP ग्रोथ रेट के साथ दोनों के बीच में संबंध है। तो यहाँ हमें दर्शाया गया है, देखिए यहाँ इंटेंसिटी दी गई है और यही Q2 का GDP ग्रोथ रेट दिया गया है। देखिए यहाँ फर्टालिटी रेट ही यहाँ हमें दर्शाया गया है, केस फर्टालिटी रेट। ठीक है, इसके तहत कहा गया है कि देखिए कैसे जिस तरह लॉकडाउन इंटेंसिव होता जाएगा उस तरह ये जो आंकड़ा है डेथ का वो कम रहता जाएगा। यहाँ बबल में हमें जो आंकड़ा दिया हुआ है वो प्रति लाख मृत्यु का आंकड़ा है। तो देखिए यहाँ जर्मनी में बहुत ही लिबरल लॉकडाउन है, बहुत ही कम इंटेंस लॉकडाउन है। तो यहाँ मृत्यु का दर देख लीजिए, प्रति लाख व्यक्ति 40% लोग मृत्यु हो रहे हैं। फिर इटली में थोड़ा सा इंटेंस लॉकडाउन है इन कंपेरिजन टू जर्मनी, नॉट इन कंपेरिजन टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो लगभग बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखने को मिला है। तो यहाँ प्रति लाख 122.7 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, प्लस स्पेन का भी ये हाल है। ये सारे बहुत ही लिबरल लॉकडाउन वाले हैं। अगर थोड़ा पीछे जाए, भारत में आए तो लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो यहाँ मात्र और मात्र 10.8 व्यक्ति प्रति लाख व्यक्ति मृत्यु होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, और ये सारी चीज़ें यहाँ इसलिए दी गई है क्योंकि लॉकडाउन को एक्सप्लेन किया जा सके, लॉकडाउन का जो निर्णय था उसे एक सपोर्ट मिले। इसीलिए यहाँ पहला जो पूरा चैप्टर है जो मैंने आपको बताया कि वो सरकारी नीतियों को एक्सप्लेन करता है कि कैसे इस असामान्य समय में सरकारी नीतियाँ बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही जो है सफल रही। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ आगे देखें तो हमारे सामने प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक ग्राफ है, जिसके तहत हमें यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ भारत में मिला। ठीक है, ये एक समझने की बात है। क्योंकि देखिए जो फाइनेंशियल स्टिमुलस, जो कैश फाइनेंशियल स्टिमुलस विश्व के अलग अलग अर्थतंत्रों ने अपनी प्रजा को दी है, वैसा भारत नहीं दे सकता था, या भारत देना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये स्टिमुलस तब काम आता है जब मात्र डिमांड डिसरप्शन होता है। पर हमने पहले देखा इस उपाख्यान की शुरुआत में ही कि ये मंदी थोड़ी अलग प्रकार की है, अलग किस्म की है, अलग अलग कारणों की वजह से जन्मी हुई मंदी है। तो यहाँ डिमांड डिसरप्शन के साथ सप्लाई डिसरप्शन भी हो चुका था, सप्लाई डिसरप्शन। तो ऐसे सिनेरियो में अगर सरकार कोई ऐसा कदम ले, फिनेंशियल स्टिमुलस दे मेरे और आप जैसे लोगों के बैंक खातों में,
तो यहाँ से डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, डिमांड कैन इंक्रीज। मगर यहाँ सप्लाई साइड तो अभी भी डिसरप्टेड है ड्यू टू दिस जो है स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। देयर इज़ नो रॉ मटेरियल कमिंग इन, देयर इज़ नो फाइनल गुड्स कमिंग इन। तो इसी की वजह से अगर डिमांड बढ़ जाती है ऐसे केस में तो इन्फ्लेशन जो है वो भी संभवतः बढ़ सकता था। तो इसीलिए सरकार ऐसे सारे कदमों से बची, ऐसे सारे फिस्कल स्टिमुलस से बची जो मेरे और आप जैसे लोगों के खातों में, बैंक खातों में नकद मनी जमा कराए, नकद पैसे जमा कराए। प्लस सरकार ने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है। सरकार गरीब का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सारे ऐसे वल्नरेबल्स जो सेक्टर्स थे, सेक्शंस थे हमारे भारत में, उन तक सरकार पहुंची है, उनके खातों में कुछ पैसे भी डाले हैं। जैसे महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, विकलांग लोग हैं, ठीक है, इन लोगों के खातों में सरकार ने पैसे निसंदेह पहुंचाया। मगर सबको देने से सरकार बची, इसका मेन कारण ये है क्योंकि ये रिसेशन डिमांड डिसरप्शन भी है, सप्लाई डिसरप्शन भी है। मात्र और मात्र डिमांड डिसरप्शन से नहीं है। आमतौर पे जो मंदी हमने देखी है वो मात्र और मात्र डिमांड डिसरप्शन से होती है। सप्लाई परफेक्ट चल रहा होता है, स्मूथली चल रहा होता है। तो ऐसे में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस डाले तो डिमांड को हम लोग बढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ डिमांड को बढ़ाना जो है वो एक तरफा निर्णय होता क्योंकि सप्लाई वहाँ अभी स्थगित थी और वो इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर सकती थी या अन्य किसी चुनौती को ट्रिगर कर सकती थी। तो इसीलिए सरकार ने ऐसे कदमों को जो है लागू नहीं किया और मात्र स्पेसिफाइड सेक्टर्स को, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी को ही मात्र और मात्र लाभ दिया गया। देखिए हमारे सामने एक टेबल है जो कि इकोनॉमिक सर्वे का ही भाग है, इस चैप्टर का ही भाग है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में थोड़ा जो है विस्तार से यहाँ बताया गया है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें सपोर्ट टू प्रधानमंत्री जनधन योजना वुमेन अकाउंट होल्डर्स, सपोर्ट टू एजेड विडोज, दिव्यांग सीनियर सिटीजन्स, फ्रंट लोडेड पेमेंट्स टू फार्मर्स अंडर पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सपोर्ट टू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, 24% कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफओ और आखिरी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो इन सब के तहत लगभग 68,914 करोड़ की धनराशि बांटी गई है इन अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सोसाइटीज में। ठीक है, तो सरकार ने कुछ नहीं दिया वो बात कहना उचित नहीं है। सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें की है। प्लस मैंने आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई है। सेक्टर चाहे कोई भी हो, यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिए गए हैं। तो यहाँ भी इस चैप्टर में भी इस लिस्ट के बारे में बात की गई है। जिस सेक्टर को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिए गए हैं उनकी सूची यहाँ बनाई गई है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यह सूची आपके स्क्रीन पर रहेगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे है तो आप उसमें भी चैप्टर फर्स्ट के अंत में देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स को लेके केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करती है, या आप कह लीजिए संरचनात्मक फेरफार करती है, सुधार करती है। प्लस यहाँ एक और भी सूची दी गई है, वो मात्र और मात्र एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है। सिंस 2001 यानी कि 2001 से जो समितियाँ आई है, जो इकोनॉमिक सर्वे आए हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की वकालत की है, उनकी एक सूची भी यहाँ हमारे सामने रखी गई है, जिसमें लास्ट जो 3 लॉज इनेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से पूरे देश में हल्ला मच रहा है, उसका भी यहाँ जिक्र हो चुका है, उसको भी यह सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये सारी बात है और ये सूची भी आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगी। पहले मल्टीपल सेक्टर्स के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की सूची रहेगी, फिर बाद में मात्र एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की सूची रहेगी, और आखिरी में हमें देखना है लुकिंग फॉरवर्ड में जो आज का आखिरी मुद्दा है कि अब आगे क्या, या इस पूरी नीति से भारतीय राष्ट्र को या भारतीय सरकार को क्या मिला। तो यहाँ एक बात सुनिश्चित करनी है कि जो शुरुआत में हमारा नारा था जान है तो जहान है, वो सिद्ध हो गया, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी शेप्ड रिवाइव ऑफ इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी में सुधार हमने देखा वी शेप्ड, उससे में मालूम पड़ गया कि हमने जान है तो जहान है
को हासिल कर लिया और अब हमारे पास जान भी है और जहान भी है। ठीक है, और इसको अचीव करने के लिए सरकार को कोई एक चीज ने बहुत ही अच्छी मदद की है, तो वो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड लॉकडाउन। और यह सर्वे यह भी कहता है कि सरकारी जो नीति थी उसका आधार स्पेनिश फ्लू तो रहा ही है टेक्निकली, मगर अगर स्पिरिचुअली बात करें, फिलोसॉफिकली बात करें, तो महाभारत में कहा गया है कि जब कोई भी जीव कष्ट में हो और उस जीव की रक्षा करना वही अपने आप में धर्म है, वहाँ से ही धर्म का जन्म होता है। तो यही मोडस ऑपरेंडी, वही फिलोसॉफी आज भारतीय केंद्रीय सरकार जो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन कर रही है उसके द्वारा लागू हुई और इसके कई सारे फायदे भी मिले। तो इसी के साथ आज हमारी इस चर्चा जो कि मात्र और मात्र प्रथम चैप्टर के ऊपर आधारित थी वो यहाँ हम लोग पूर्ण करते हैं। इस चैप्टर के तहत हमने कई सारी बातें देखी और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटेल्ड एक एक मुद्दों को देखेंगे, कोई भी मुद्दा यहाँ से छूटेगा नहीं। जो महत्वपूर्ण हमारी संधि सेवा की परीक्षाओं के लिए रहेगा वो सारे मुद्दे हम लोग यहाँ लाके आपके सामने रखेंगे। साथ ही हम लोग जो रखेंगे वो एक्सट्रैक्ट होंगे। ये एक्सट्रैक्ट्स बिल्कुल हमारी परीक्षा संबंधी तैयारियों के लिए थोड़े महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रीलिमिनरी हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो हमारी पर्सनालिटी टेस्ट हो। तो एक एक चैप्टर को लेकर हम लोग इस सीरीज के तहत बात करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले इस श्रृंखला के चैप्टर में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।